आइए आज की वीडियो में देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ हो नहीं पा रही है, तो चलिए फटाफट इसमें 17 क्वेश्चन है वो सब देख लेते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इसका पेपर आपका ये पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है। इसमें हम सीधे से क्वेश्चन की आंसर की बात करेंगे ताकि वीडियो कम समय में कंप्लीट हो जाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी लेकिन पीडीएफ सेंड नहीं हो रही है, तो सीधा पीडीएफ आपको भेज दे रहे हैं। तो इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण प्रत्येक रन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर की बात करूँगा। आंसर आपका है इसमें देखिए, संपादक है सामरिक स्थिति, जो आपका जो सी आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सी पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में पूछ रहा है कि ऋण की शर्तें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा दूसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, ब्याज दर संपादन के बाद प्रलेखन आवश्यकता और पूर्व भुगतान की विधि। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिल पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आज आप लोग अच्छा सा पेपर कर पाएंगे, और जैसे भी हुआ है आपकी मोहब्बत का है ये सब कुछ भी करना पड़े, बनाना तो पड़ेगा ही आपके लिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है आपका राइट। अनियमित व्यवहार से आप क्या समझते हैं, तो बी वाला सही जाएगा। अगला जाता है वह स्थिति जब ऋणदाता ऋण चुकाने के लिए उसको बोझ बन जाता है, चुका नहीं पाता है। मौजूदा ऋण चुकाने के लिए उसे एक नया ऋण लेने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे कहते हैं हम ऋण जाल, कि एक के साथ में एक ऋण नहीं चुकाया दूसरा ऋण फिर लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 5वां पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है वो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है, बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। तो ये जो बी वाला है ये भी इसका वर्गीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 7वां है, भारतीय विनियामक व विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये शिमला में है स्थित। ठीक है, सॉरी हैदराबाद में, ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है स्थित ये शिमला में स्थित है, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शहर। काफ़ी चर्चित है, हिस्ट्री और हिल स्टेशन एरिया है, ये काफ़ी अच्छा है। केंद्रीय ग्लास एवं सेमिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, एक डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसमें जो है ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब के साथ में पास में राज्य है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ जो है पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी भारत के किस शहर में स्थित है ये संस्थान। तो ये देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए वाराणसी, लेकिन ऑप्शन सीधा बात करेंगे कोलकाता में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल के पास, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये। फिर दिया हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमालयी वन संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक काफ़ी खूबसूरत शहर है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाथों के रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किसके साथ घिरे होते हैं। तो ये किसके साथ घिरे होते हैं, कृषि ग्रामीण के भीतरी क्षेत्र से या फिर प्रदेश से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स का अन्य नाम जो है किसके नाम से जानते हैं, उसके लिए दूसरा नाम क्या है। तो आय का सिद्धांत का नाम से भी जानते हैं इसके लिए। अगला दिया हुआ है आपका, यदि वास्तविक रोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि क्या अपेक्षा की जाएगी, मजदूरों की कमी होगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा, महंगाई दर की वृद्धि होगी, यानी कि वस्तु सेवाओं में कमी पाई जाएगी। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने बना के दिए हैं। हो सकता आपका, उम्मीद करता हूँ ये से पेपर अच्छा हो जाएगा कि कौन सा भारत, क्योंकि इसकी मार्केट में कोई बुक नहीं है, कोई गाइड्स पेपर अवेलेबल नहीं है कहीं भी। अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में से कौन सा एक बैंक नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है बंधन बैंक। ठीक है, यह इस पर आंसर ऑप्शन राइट जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है कि कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी। कैनरा बैंक की स्थापना होती है 1906 में।
ठीक है, यानी कि आज़ादी, भारत के आज़ाद होने से पहले कैनरा बैंक का स्थापना हो जाती है। भारत में कैनरा बैंक की शाखाएँ कितनी हैं, कितनी ATM संख्या है, तो इसकी जो संख्या है कैनरा बैंक की भारत के अंदर, तो वो लगभग 10,000 से अधिक इसकी शाखाएँ और ATM भी हैं मौजूद। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यूको बैंक की स्थापना होती है सन 1943 में। ठीक है, भारत के आज़ाद होने से महज 4 साल पहले। यूको बैंक की भारत में जो शाखाएं हैं और ATM हैं उनका नेटवर्क कितना है, तो उनका नेटवर्क है लगभग 3,000 से अधिक है। ठीक है, 3,400 से अधिक, इसलिए मैंने 3,000 से अधिक कर दिया है, अवेलेबल हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब होती है, तो ये होती है सन 1937 में, और 1937 में हमारा एक अधिनियम पारित होता है, भारत सरकार अधिनियम 1937। अगला क्वेश्चन आपका है ओवरसीज बैंक की भारत में कितनी शाखाएं और कितने ATM का नेटवर्क कितना है, तो 3,400 जो है इसकी नेटवर्क है अपना इंडिया में, जो कि पूरे भारत में कार्य करता है ओवरसीज बैंक का। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है, तो मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सीधा कि मुरी एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1948 में स्वर्णरेखा नदी के पास होती है, जो कि झारखंड में बहती है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए एक ही क्वेश्चन में, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो पैसे की मांग में क्या फ़र्क पड़ेगा, या पैसे की मांग पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पैसे की मांग घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है, तो यहाँ पर पैसे की मांग घट जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है उद्योगों का वह समूह जो शहरी केंद्रों के द्वारा दिए जाने वाले लाभों का उपभोग करने के लिए एक साथ, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ, समय अर्थव्यवस्थाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाएँ, या फिर समूह। तो डी वाला ऑप्शन रट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारत की सबसे पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी कौन से राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है। अभी आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत सारा आंदोलन हुआ था, लगभग 1 साल से ऊपर आंदोलन चला था। खनन कार्य, मछली उत्पादन, कृषि कार्य से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत को मुद्दा किसने प्रवाद किया था, तो ये जो किया था वो किया था अगस्ट काम्टे ने। और अगला क्वेश्चन आपका है 30 भारतीय अर्थव्यवस्था को किस शहर की अर्थव्यवस्था माना जाता है, किस प्रकार की, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मंडी से अर्थव्यवस्था को उभारने का अंतिम उपाय क्या बताया था, तो इन्होंने क्या उपाय बताया देख लेते हैं। तो इनके तीनों ही उपाय हैं, सरकारी व्यय, उपभोग की मांग और निवेशक की मांग, तो तीनों ही डी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 में पूछ रहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान GDP के मांग पक्ष को घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। खपत में वृद्धि का मुख्य रूप से सरकारी खपत प्रेरित होती है। दूसरा दिया है आपका कि वर्ष 2021-22 के बीच GDP के अनुपात में निवेशक पिछले 7 वर्षों से अधिक हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं सही कौन सा, एक है, दूसरा है, या फिर दोनों ही हैं। तो इसमें दोनों ही सही हैं। ठीक है, किस देश का घरेलू उत्पाद GDP है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन आपका राइट है उसी को टिक करवाते हैं, क्योंकि समय कम है, छोटा वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका समय भी बच जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, किसे कहते हैं, तो इसका सीधा ऑप्शन हम राइट ढूंढ लेते हैं कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र का व्यवस्था, या फिर घरेलू उत्पाद, या मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट होगा। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर घटता है। ठीक है, बढ़ता है, घटता है।
तो यहाँ लिखा है क्योंकि किसी मुद्रास्फीति दौरान मूल्य जो है हमारा सेम नहीं रह सकता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से घटाकर किसी की जा सकती है, तो प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी ऑप्शन जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं होता है? संपत्ति शुल्क, डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, यानी किसने इसकी माप की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये शब्द प्रयोग किया था पीट मुरलिस के द्वारा, ऑप्शन ए हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है? तो वो क्षेत्र है आपका, देखिए, सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है नकद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत में की जाती है, तो किस पर की जाती है? शुद्ध मांग और समय के देनदारी के हिसाब से, डी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में MS स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा MS स्वामीनाथन पर एक बुक विमोचन किया गया था, तो उस पुस्तक का नाम था द कवरेस्ट फॉर ए वर्ल्ड विदाउट हंगर, ठीक है, इसका विमोचन किया था। तो किस क्रांति के संबंध में किया था? तो वो हरित क्रांति के संबंध में थी, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे होता है? तो लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर के उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे संबंध होता है? तो देखिए, मक्का पीली होती है, गेहूँ भी पीला होता है हल्का, और सूरजमुखी पीली होती है, लेकिन इसका जो मतलब है, संबंध है, वो तेल उत्पादन यानी सरसों की खेती से है। श्वेत क्रांति का मूल रूप से किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, उपरोक्त में कोई नहीं, तो दूध उत्पादन, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध के बढ़ावे के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप भंडारण योग्य उत्पादन में आपूर्ति की कमी नहीं होगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन, सहयोगात्मक उत्पाद की मांग में वृद्धि होगी, इसमें कभी कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका है और निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध प्रस्तावों के फायदेमंद हो सकता है? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन जो है शायद हट जाएगा, वही हम बता रहे हैं आपके लिए, डी वाला हट जाएगा। युवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सस्ते आयात से संरक्षित किया जाना चाहिए। 49 है निम्न में से किन कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन गलत है? तो विश्व व्यापार संगठन 150 देशों से अधिक देशों से बना है। जब कोई देश सीमा शुल्क, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको, और इसमें जो राइट है उसको हम टिक कर लेंगे। साथ गिरफ्तार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ईगल बाजार के लिए इसमें गतिशीलता बढ़ावा देना हटाना आवश्यक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्य, तो आपका जो डी है, डी वाला हट जाएगा, ठीक है। और ये रात में 4 बजे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत मुश्किल से PDF मिल पाई है बेटा, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, जो भी मित्र हैं, जैसे भी करो, जिससे सभी को इसका लाभ मिल जाए। तो इसकी इसी क्वेश्चन इसी में सारे फंस जाएंगे। एक परिदृश्य पर विचार करें कि जिसमें एक छोटा सा देश किसी उत्पाद के टैरिफ लगाता है, तो इसके नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या होगा इसमें अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आएगा जो ऑप्शन आपका डी है, अधिशेष की कुल गिरावट डेट वेट की हानि होगी, ठीक है। मान लीजिए कि घरेलू उत्पाद के समय में समय जो मांग है वो स्थिर रहा है, जबकि जीवन के स्तर में वृद्धि हुई है, तो इसमें कौन सा कारण होने की संभावना है? तो यहाँ पर संभावना है कि निर्यात बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 52 है पिछले 50 वर्षों की विश्व में जनसंख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, तो निम्नलिखित में से क्या हुआ? जैसा कि माल्थस की भविष्यवाणी थी कि अधिकांश लोग निर्वाह मात्र जीवन पर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो औसत मजदूरी की तुलना में अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों की कीमतों में नाटकीय वृद्धि हुई है। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए, पहला दूसरा दोनों ही सही हैं। केवल दूसरा, और इनमें से कोई नहीं है। तो आपके दोनों कथन ये सही हैं जो उन्होंने कहा था माल्थस ने, उनका राइट स्टेटमेंट। बुनियादी नवशास्त्रीय विकास मॉडल में संतुलन कहाँ होता है? संतुलन वहाँ होता है जहाँ प्रति श्रमिक मूल्य ह्रास प्रति श्रमिक निवेश के बराबर होता है। सी इसका आपका जो ऑप्शन है वो बी राइट है। 44 है निम्न में से कौन सा व्यक्ति आर्थिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है? जो लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, परिवार या घर में देखभाल करने वाले, जो बेरोजगार हैं, या जो श्रमिक हतोत्साहित हैं। तो जो काम करने वाले हैं उनके पास काम नहीं मिल रहा है। 54 है शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि
कि प्राथमिक रूप से जो है भारत सरकार की मांग करने वाले झटके पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन के संबंध में जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन राइट जाएगा वो राइट जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हैं कि डी, बेरोजगारी कमी की मांग की कमी के कारण नहीं हुई है। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के आधार पर मुद्रा स्टॉक में 10% वृद्धि का दीर्घकाल में मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन रट जाएगा वो होगा मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। सी वाला ऑप्शन रट जाएगा आपका। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य निर्धारकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से अधिकारवादी। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन देखेंगे हम, जो हमारा ऑप्शन राइट है। तो इसमें दिया हुआ है आपका कि उनका हम विश्लेषण करने के लिए उन आरेखों या उन मांगों के लिए, तो इसका आपका पहला वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हट जाएगा कि वे किसी समय अपनी शर्त कीमतें बढ़ा सकते हैं और फिर भी कुछ ग्राहकों को अपने पास बनाए रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब आप कहते हैं कि उत्पाद बाजार में पूर्णतः स्पर्धा के तहत है तो आपका वास्तव में क्या मतलब होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। लाभ अधिकतमीकरण के करने वाले एकाधिकारी उद्योगों की दीर्घकाल के संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कंपनी की आसान घाटा को पूरा कर लेगी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रट जाएगा वो जाएगा बी, कि एमसी और एमसी वक्र लगभग कंपनी द्वारा चयनित आउटपुट पर ही मिलेंगे। तो बी ऑप्शन राइट इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, समाज की प्राथमिक आर्थिक समस्या क्या है। बेरोजगारी, असहजता, कमी या फिर गरीबी। तो कमी जो है वो इसकी मेन है। तो यदि न्यूनतम मूल्य को न्यूनतम मूल्य को कि संवर्धन मूल्य से घटाया दिया जाए, निर्धारित किया जाए तो क्या होगा। तो इसमें जो है कुछ नहीं होगा। ठीक है। 1 मिनट, अधिशेष बढ़ेगा। जब आप कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो किसका वास्तव में अर्थ क्या हुआ। तो इसका वास्तव में अर्थ हुआ है वो है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, लाभ अधिकतम करने की रणनीति। यदि एकाधिकारी को खुला रखना है तो सबसे अच्छा आउटपुट 50 प्रति सप्ताह, लेकिन इस आउटपुट पर ये पैसे देगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत इसे बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला है, यदि इस आउटपुट पर AR और ABC से कम है। यदि इस आउटपुट पर AR AB से कम है तो। ठीक है। क्वेश्चन 64 है कि कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इतिहास समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सरकार का बाजार मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगला है, व्यक्ति बाजार समष्टि अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु हैं। जब अर्थशास्त्री किसी बाजार की कीमत का अध्ययन करते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना होता है कि उनकी कीमतें ऐसी क्यों हैं और उसमें किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसाधन के बारे में निम्न से कौन सा कथन प्रमुख रूप से प्रश्नों में से एक नहीं है, यानी कौन सा अलग है। संसाधनों के तो ये क्या हैं, संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए। बस बी वाला ऑप्शन आपका रट जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक से कर दीजिएगा। चलिए, जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, जैसे ही मिले मैंने आपको बना दिए। थैंक यू।